हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके क्लास 8 की जीके चैप्टर नंबर 10 भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। अब हम भारतवर्ष की बात करें तो आपको जानकर बहुत ही गर्व होगा और अपने आप ऊपर बहुत ही एक फख्र की बात होगी, गौरवान्वित होंगे कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं और ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिससे आज भी हमें एक बहुत अच्छी सबक मिलती है और उनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। राइट, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कुछ हैं जो कि नीचे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो राइट नाउ हम चलते हैं फर्स्ट युद्ध की तरफ, जिसका नाम है हिदास्पी ब्यास का युद्ध। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह जो युद्ध हुआ था बहुत ही फेमस लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था और आज भी इसके बारे में हम एक दूसरे को चर्चे किया करते हैं। तो चलते हैं इसके बारे में समझते हैं कि यह किन के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सिकंदर महान को हिदास्पी ब्यास नदी के पास से अपने गृह रोम वाली सेना को पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि इस सेना ने सिंधु घाटी में बसे नंद साम्राज्य पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। आपको मालूम होगा कि जिस समय सिकंदर महान यानी कि जो अलेक्जेंडर सिकंदर कहा जाता है, रोम साम्राज्य का बहुत ही उदीयमान राजा था और विश्व विजय का बेड़ा उठाते हुए आगे बढ़ता हुआ हमारे राष्ट्र आर्यावर्त यानी कि भारत की तरफ चल पड़ा था। तो जब उसकी सेना ने रोम वाली सेना यानी कि जब देखी कि नदी पार करने के बाद हमें एक बहुत बड़ी सेना से लड़नी है, तो उसकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया। राइट नाउ जो सेना थी उसका सेनापति, उसका राजा इतने बलवान और इतने वीर थे कि भारतीय इतिहास में यह आज भी गौरवान्वित नाम से लिया जाता है, महाराजा पोरस। ठीक है, महाराजा पोरस के समय में बताया जाता है कि महाराजा पोरस की सेना में लगभग 1.5 लाख हाथियों का सैन्य बल था और लाखों अश्वारोही थे, जिसके कारण सिकंदर की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। तो इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसके पहले की दूसरा चैप्टर हम देखते हैं कलिंग का युद्ध। दूसरा टॉपिक है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध भी अपने आप में एक फेमस युद्ध है। 261 ईसा पूर्व ये लड़ी गई थी और यह जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, कहा जाता है कि यह सम्राट अशोक, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले और यूँ कहिए कि अशोक जो कि कभी भी हार नहीं मानने वाले थे, मौर्य वंश के शासक थे। और उनके द्वारा जब कलिंग युद्ध लड़ी गई थी तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में इतनी रक्तपात हुई थी कि वहाँ के जितनी भी औरतें थी उन्होंने भी हथियार उठाया था सम्राट अशोक के खिलाफ लड़ने के लिए। जब उन्होंने देखा कि हमारी भारतीय महिलाएं अपने देश भूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं, अतः महाराज अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की शपथ लेते हुए अपने युद्ध और विजयी सोच को विराम कर दिया और आगे बढ़ गए बौद्ध धर्म के प्रचार में और उनके खुद के बेटे बेटियों को भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो देखते हैं अशोक महान ने जब कलिंग के राजा को हराया, इस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया तथा उन्होंने शेष बचे जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसका प्रचार और प्रसार कराया। तो चलिए तीसरा युद्ध देखते हैं जो कि आपको विदित होगा कि
तराइन का युद्ध जो कि थानेश्वर में लड़ा गया, और यह युद्ध प्रथम युद्ध कहा जाता है तराइन का, प्रथम 1191 ईस्वी में। और एक ये भी विदित है हमारे भारतवर्ष में कि महाराजा दशरथ के बाद अगर भारतवर्ष में कोई ऐसा राजा हुआ तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, राजा थे, और एक हिंदू राजा थे। जिस समय मोहम्मद गोरी नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी जो कि मुस्लिम था, मोहम्मद गोरी अपने ही देश के एक राजा के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करना चाहा, लेकिन वह पराजित हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय तो हुई, लेकिन फिर एक बार पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर मोहम्मद गोरी ने दोबारा आक्रमण किया 1191 ईस्वी में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो पृथ्वीराज चौहान इसमें हारे तो थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसा कि त्रेता युग में कहा गया है कि भगवान राम जब लंका पे विजय प्राप्त किए तो उस समय रावण का भाई विभीषण ने अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और श्री राम जी के साथ मिल गया, अतः रावण की हार हुई। वैसे ही हमारे देश में बहुत से ऐसे गद्दार हैं जिनको आज भी जाना जाता है, और आज भी कुछ लोग हैं। उस समय जयचंद राजा थे, और जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हुआ, और अंततः मोहम्मद गोरी का एक ही ताना बाना था कि भारतवर्ष को लूटना। वह लूटा और कुछ लूट कर सारा लूट का माल विदेश ले गया। लेकिन एक कहावत है कि पृथ्वीराज चौहान की दरबार में, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहते थे, और वह कवि बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, मंत्री भी थे, जिनका नाम चंद्रबरदाई था। और चंद्रबरदाई उनके मित्र भी थे, परम मित्र थे। अतः जब पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, और जहां तक कि मोहम्मद गोरी ने ये सुन रखा था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी कि मैंने बताया कि त्रेता युग में राजा दशरथ के बाद अगर कोई शब्द भेदी बाण चलाना जानता था तो भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान थे। तो पृथ्वीराज चौहान की इस कला को देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली, कोड़ों से पीटा गया, और यह सब होते हुए भी एक ऊंचे टीले पे, महल के टीले पे बैठकर मोहम्मद गोरी ने कहा कि ऐ पृथ्वीराज चौहान, अब तो तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे में वो अक्ल कैसी है जो सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाकर मार देती है। हम देखना चाहते हैं। चंद्रबरदाई ने कहा अपने राजा से कि हे राजन, यही वक्त है इसकी सर्वनाश का, अतः धनुष उठाइए और वार करिए। तो चंद्रबरदाई ने अपने शब्दों में, अपने कविता के शब्दों में पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और तब चंद्रबरदाई ने उस सुल्तान से आवाज लगाने के लिए कहा, और तत्पश्चात एक ही बाण से वह मोहम्मद गोरी जमीन पे धूल दूषरित हो गया, धराशायी हो गया और मारा गया। तत्पश्चात चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज चौहान दोनों को उसके सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का गला काट दिया। तो ये उसकी कहानी है।
तब तक के लिए थैंक यू।